बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स बॉस में। आज हम बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। आइए नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट जानते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट के कंसेप्ट को जान लेते हैं। देखिए, मैंने साधारण शब्दों में कहें तो दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराना है। यहाँ पे हमने इस मैनेजमेंट के 3 टुकड़े किए और हमने ये देखा कि इसके कंसेप्ट को जानना है, मैनेजमेंट टैक्टफुली। देखिए, जो मैनेजमेंट की जो स्पेलिंग है, हमने इसको टुकड़े टुकड़े कर लिया, मैनेजमेंट टैक्टफुली, एंड टी इज फॉर टैक्टफुली, यानी कि मनुष्यों से बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से टैक्टफुली कार्य कराना ही मैनेजमेंट कहलाता है। आइए इसके बारे में अब जानते हैं। सिंपल वर्ड्स में, साधारण भाषा में कहते हैं गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल्स। दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराना ही मैनेजमेंट है। दिस इज द ओल्ड कंसेप्ट, ये पुरानी कंसेप्ट थे। अकॉर्डिंग टू न्यू कंसेप्ट इट इज मच मोर देन गेटिंग थिंग्स थ्रू अदर्स, यानी कि आज की कंसेप्ट में अगर देखा जाए तो दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराना तो मैनेजमेंट है ही, साथ में उद्देश्यों की प्राप्ति भी है। यानी कि किसी इंस्टीट्यूट के या किसी इंस्टीट्यूशन के, किसी संस्था के, कंपनी के उद्देश्यों की प्राप्ति करवाना मैनेजमेंट है। इट इन्वॉल्व्स डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इसमें किसी भी संस्था के उद्देश्यों को निर्माण करना या उद्देश्य स्थापित करना शामिल है। एंड ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, सारी की सारी क्रियाएं, समस्त कार्यों को शामिल किया जाता है मैनेजमेंट में, जो कि संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान देते हैं। हम डेफिनेशन देख लेते हैं। मैनेजमेंट की डेफिनेशन जो कि हैरोल्ड कुंट्ज ने दी हुई है, उसमें कहा है मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। देखिए, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स, मनुष्यों से कार्य करवाना मैनेजमेंट है। आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स यानी कि बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, जो कि नियम कानूनों को ध्यान में रखते हुए मनुष्यों का एक समूह बनाया जाता है। उस मनुष्यों के समूह के द्वारा कार्य करवाने की कला, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स, कार्य कराने की कला ही मैनेजमेंट है, ऐसा हैरोल्ड कुंट्ज ने कहा है। अब एक यहाँ पे शब्द आता है बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से प्रभावपूर्ण और कुशलता पूर्वक कार्य कराना। अब यहाँ पर आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से 2 शब्द आ रहे हैं, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। आपको इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों का मतलब जानना बहुत आवश्यक है, आपके सिलेबस में है, और इसके डिफरेंस को जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए जानते हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या है। सबसे पहले मीनिंग, कंप्लीट वर्क ऑन टाइम, इग्नोर कॉस्ट। देखिए, इफेक्टिवनेस कहता है कि काम पर, जो काम है हमारा वो सही समय पर हो जाना चाहिए, चाहे उसकी लागत कितनी भी आ जाए। जबकि एफिशिएंसी यानी कि कुशलता कम लागत पर जोर देती है। दूसरी चीज ये कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क है, यानी कि इफेक्टिवनेस का अभिप्राय समय पे कार्य पूरा करना है। जबकि एफिशिएंसी यानी कि कुशलता का मतलब एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट है, यानी कि लाभ लागतों का विश्लेषण करना है। मेन कंसिडरेशन इफेक्टिवनेस में टाइम होता है और एफिशिएंसी में कॉस्ट होता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि मान के चलें कि आपका कोई पेपर है और आपका सेंटर पड़ा हुआ है चंडीगढ़। अब आपको वहां पहुंचना है और आपके पास में पहुंचने के लिए बहुत कम समय है। तो अब आप क्या करेंगे, आप हो सकता है अपनी टैक्सी कर लें या फिर आप एयरपोर्ट पे जाके प्लेन ले सकते हैं। उसमें कॉस्ट तो बढ़ जाएगी, लेकिन आप अपने पेपर पे समय पर पहुंच जाएंगे, यानी कि इफेक्टिवनेस है ये। और जबकि अगर आपके पास समय बहुत है तो आप बस से और ट्रेन से भी जा सकते हैं, जिसमें कि लागत कम आएगी। तो ये डिफरेंस है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में। एक दूसरा एग्जांपल और ले सकते हैं। मान के चलें कि हमें किसी वस्तु का उत्पादन करना है, 10,000 यूनिट्स का उत्पादन करना है, और हमारे पास में केवल 5 दिन का समय है। तो हम क्या करेंगे, इफेक्टिवली उसको काम को कंप्लीट कराने के लिए अगर रॉ मटेरियल चाहिएगा वो भी हम महंगे दाम पे खरीद लेंगे, हमें लेबर चाहिए कि वो भी महंगे दाम पे खरीद लेंगे, और हम समय पर यानी कि टाइम पर कार्य को पूरा कर देंगे, वो इफेक्टिवनेस कहलाएगी। जबकि एफिशिएंसी का मतलब है कि अगर हमें वो 10,000 यूनिट पूरी करनी है 5 दिन में, लेकिन ना तो हम रॉ मटेरियल बढ़ाते हैं, मतलब उच्च दामों पे खरीदते हैं, ना हम अपने लेबर्स को बढ़ाते हैं, और हम यहाँ पे कॉस्ट को ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ पे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का ये फर्क है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंध की क्या विशेषताएं हैं। मैनेजमेंट बाय टैक्टफुली या मैनेजमेंट टैक्टफुली इज मैनेजमेंट। सो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, यानी कि ये सर्वव्यापक है। प्रबंध सर्वव्यापक है, ऐसा नहीं कि केवल प्रॉफिट अर्निंग जो संस्थाएं हैं वहां पर ही प्रबंध की जरूरत होती है। प्रबंध की जरूरत नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग संस्थाओं में भी होती है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा
और गिरजाघर सब में मैनेजमेंट की जरूरत होती है। इवन आपके घरों में भी, आपका घर चलाने के लिए भी एक व्यापक प्रबंध की आवश्यकता होती है कि कौन सा कार्य कैसे किया जाए। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट के द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति या फिर जो लक्ष्य होते हैं उनकी प्राप्ति की जाती है, उसके लिए ही मैनेजमेंट किया जाता है, गोल ओरिएंटेड होता है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी प्रक्रिया है। ये मल्टी डायमेंशनल है। कैसे? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कार्य का मैनेजमेंट किया जाता है, कार्य का प्रबंध किया जाता है। इसमें मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मनुष्यों का प्रबंध किया जाता है। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, यानी कि एक निश्चित कार्य जो टारगेट बना लिए जाते हैं, उद्देश्य प्राप्ति के लिए बना लिए जाते हैं, उन ऑपरेशंस को पूरा करने के लिए भी, एक निश्चित लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी मैनेजमेंट की जरूरत होती है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट कंटिन्यूअस है, ऐसा नहीं कि भाई इस साल आपने प्रबंध कर दिया, अगले साल आपको प्रबंध की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैनेजमेंट की आवश्यकता हर साल पड़ेगी, हर जगह पड़ेगी। ये ऑल परवेसिव है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। देखिए, अकेला व्यक्ति प्रबंध नहीं कर सकता, और अकेला व्यक्ति किसका प्रबंध करेगा, इसलिए ये ग्रुप एक्टिविटी है। इसका एक मैनेजर होता है जो मैनेजमेंट का कार्य करता है, और वो व्यक्तियों का प्रबंध करता है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस से भी जुड़ा हुआ है। डायमेनिक फंक्शन या डायमेनिक प्रोसेस है। मैनेजमेंट गत्यात्मक है, गतिशील प्रक्रिया है। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होते ही हैं, लेकिन ये एक बल है जो कार्य करवाता है, जो दिखाई नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्रेन है, उससे कोई भारी चीज उठाई जाती है तो वो तो दिखाई देती है, लेकिन मैनेजमेंट के द्वारा भारी से भारी कार्य, यानी कि लक्ष्यों की प्राप्ति, उद्देश्यों की प्राप्ति कर ली जाती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं, आइए जान लेते हैं। जो मैनेजमेंट के उद्देश्य हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। ऑर्गेनाइजेशनल, संस्था के, सोशल, सामाजिक, और पर्सनल या इंडिविजुअल, यानी कि जो मैनेजमेंट करते हैं उनसे जुड़े हुए पर्सनल या व्यक्तिगत उद्देश्य। आइए सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशनल उद्देश्यों को जानते हैं। सर्वाइवल। कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूशन तभी ज्यादा लंबे समय तक चल पाएगा जब उसका प्रबंध कार्य बहुत अच्छी तरीके से किया जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का, कि संस्था लंबे समय तक चलती रहे, और संस्था लंबे समय तक कब चलेगी? जब वो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएगी। दूसरा, प्रॉफिट्स, यानी कि जब वो प्रॉफिट्स कमाएगी तभी तो लंबे समय तक चलेगी। यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल है मैनेजमेंट का ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। और जब ज्यादा लाभ कमाएगी तो संस्था की ग्रोथ होगी, यानी कि उसमें वृद्धि होगी। आज एक ब्रांच है, कल दूसरी ब्रांच हो जाएगी, परसों तीसरी ब्रांच हो जाएगी, यानी कि वो निश्चित तौर पर तरक्की करती जाएगी। जब प्रॉफिट्स होंगे तो ग्रोथ होगी होगी गुडविल, यानी कि मैनेजमेंट का एक प्रमुख उद्देश्य जो कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, वो अपनी संस्था की गुडविल यानी कि ख्याति को बढ़ाना। समाज में जिस व्यक्ति की ख्याति ज्यादा होती है उसको अच्छी नजरों से देखा जाता है, उच्च स्तर पे होता है। उसी तरीके से संस्था की जो गुडविल है उसको उच्च प्रकार से देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी आप अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं तो आपकी गुडविल अच्छी मानी जाएगी, आपको माना जाएगा, ये सोच बन जाएगी कि भाई अच्छा स्कूल में पढ़ता है बच्चा तो वो बहुत ज्यादा होशियार होगा या उसकी नॉलेज बहुत ज्यादा होगी। इनोवेशन, देखिए नए नए प्रयोग करना इनोवेशन कहलाता है। तो इसका मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य नए नए प्रयोग करना भी है, नई नई टेक्निक्स को विकसित करना है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन पर बल देना है। अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या है? फेयर प्राइस। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना तो होता ही है, लेकिन अपने कस्टमर्स को उचित दाम पर वस्तुएं उपलब्ध कराई जाए। उचित दाम का मतलब होता है ना तो कस्टमर्स को हनन किया जाए, उसके ना तो हक को मारा जाए, और ना ही अपने लाभों में कमी की जाए, यानी कि फेयर प्राइस पॉलिसी अपनानी चाहिए। ऑनेस्ट टैक्स पॉलिसीज, यानी कि सरकार को जो कर दिए जाते हैं उनका उचित गणना की जानी चाहिए और उसकी कैलकुलेशन की जाइए, और ईमानदारी से टैक्स पे किया जाना चाहिए। बिहेवियर विद कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। देखिए, जो संस्था के सप्लायर्स होते हैं जो उसको कच्चा माल देते हैं, और जो कस्टमर्स होते हैं उनके साथ में बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, और संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हम तभी कर पाएंगे। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इसका मुख्य उद्देश्य होता है सोशल, जो ऑब्जेक्टिव है वो है एम्प्लॉयमेंट देना, यानी कि रोजगार प्रदान करना। पर्सनल उद्देश्य क्या है इसके? मैनेजमेंट के फाइनेंशियल नीड्स। देखिए, जो मैनेजमेंट के कार्य से जुड़ा होता है वो अपनी आर्थिक जो जरूरतें हैं उनको पूरा करते हैं। सोशल नीड्स, जब आर्थिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो सामाजिक जरूरतें भी पूरी होती हैं, जैसे कि पद प्रतिष्ठा और कंपनी में स्थान इत्यादि। और हायर लेवल नीड्स, यानी कि जब सोशल नीड्स पूरी हो जाती हैं तो उच्च पदों की प्राप्ति हेतु उनकी जो इच्छाएं होती हैं वो भी पूरी होती हैं मैनेजमेंट के द्वारा। तो ये उसके उद्देश्य हो गए तीनों।
अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को एक लाइन से हम समझते हैं कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज जीरो। यानी कि अगर आप मैनेजमेंट को किसी चीज में से घटा देंगे तो बचेगा जीरो। यानी कि मैनेजमेंट के बिना सब कुछ जीरो है, फेलियर है। अगर आपकी मैनेजमेंट खराब है तो फेलियर है। तो ये आप समझ सकते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी जान लेते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स। देखिए किसी भी संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना और अपने सदस्यों की, अपने कर्मचारियों की तरक्की करना, उनके जीवन स्तर का सुधार करना। तो ये एक एक्टिविटी है जो कि ग्रुप्स के गोल्स को अचीव करने में कार्य करती है या लाभदायक है। मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, कुशलता बढ़ाती है। यानी कि कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उस कार्य को करने में कुशल हो जाता है, कम समय में ज्यादा कार्य कर पाता है और बिना किसी मिस्टेक के। फॉर एग्जाम्पल आप अकाउंट्स के एनपीओ के सवाल करने में अपने मन लगा के अगर उसे सीखा है, हमारे वीडियो देखे हैं और आप उसको करने में एकदम सक्षम हो गए, और तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई और कोई भी सवाल आ जाएगा आप उसको तुरंत कर देंगे। उसी तरीके से एक टेलर मास्टर है, अगर वो कमीज सिलता है और वो उसमें एकदम एफिशिएंट हो जाता है, वो कुशल हो जाता है। मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए एक गत्यात्मक जो संस्थाएं हैं वो बनाती है, एक ऐसी संस्था का निर्माण करती है जो कि हर प्रकार से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ये देखिए जो हमने सोशल और ऑर्गेनाइजेशनल और इंडिविजुअल्स जो हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे उसमें भी था कि ये व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति इसके द्वारा हो जाती है। और मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के लिए भी हेल्पफुल होती है मैनेजमेंट, यानी कि समाज के उद्देश्यों की पूर्ति भी करती है। मैनेजमेंट के द्वारा समाज के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। अब बात आती है इसके नेचर की। देखिए जब भी आपसे नेचर का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं केवल मैनेजमेंट की ही हम बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी के लिए भी कर रहे हैं, अगर नेचर का सवाल आता है तो आप उसके बारे में बताइए कि क्या वो आर्ट है, क्या वो साइंस है, या फिर वो दोनों है। अब देखिए हम जान लेते हैं मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट एक साइंस है, या दोनों है। तो सबसे पहली चीज आर्ट क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो आर्ट्स में क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, पर्सनलाइज व्यूज होते हैं और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जैसे कोई व्यक्ति चित्र बनाता है तो वो चित्र बनाने में पारंगत हो जाता है, वो उसका आर्ट होता है। तो उसी तरीके से, और ये पर्सनल नॉलेज पर निर्धारित होता है। तो हम देखते हैं मैनेजमेंट कहाँ तक खरा उतरता है। थ्योरेटिकल नॉलेज, जी हाँ, मैनेजमेंट की थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, इसके लिए एक निश्चित पढ़ाई करनी होती है और उसके लिए जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को जानना होता है। आगे आप अपनी कक्षाओं में पढ़ेंगे हेनरी फेवल के सिद्धांत, एफ.डब्ल्यू. टेलर के सिद्धांत। उसके बाद पर्सनलाइज यूज, जो व्यक्ति की खुद की जो कुशलता होती है, नॉलेज होती है, उनको यूज किया जाता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्टिविटी। देखिए मैनेजमेंट, जो व्यक्ति मैनेजर होते हैं, मैनेजमेंट का कार्य करते हैं, वो दिन प्रतिदिन एक्सपीरियंस से वो निखरता है और साल दर साल वो मैनेजमेंट करने वाले कार्य में होशियार हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं, तो वो अभ्यास से निखरता है। दूसरी चीज मैनेजमेंट साइंस है, तो साइंस के कुछ नियम होते हैं। साइंस रेफर्स टू द सिस्टमैटिक नॉलेज, यानी कि एक सिस्टमैटिक नॉलेज को रेफर करता है। इसमें सिस्टमैटिक क्रमबद्ध ज्ञान होता है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड होते हैं। इसके प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल एक्सेप्टेड होते हैं, यानी कि इनके नियमों को हर जगह माना जाता है और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है। अब जान लेते हैं कि यह विशेषताएं मैनेजमेंट में या प्रबंध में होती है या नहीं। सिस्टमैटिक नॉलेज, देखिए क्रमबद्ध ज्ञान होता है, इसके कोर्सेज कराए जाते हैं, बच्चे एमबीए करते हैं, बीबीए करते हैं, ये सब मैनेजर बनने के लिए। तो सिस्टमैटिक नॉलेज दी जाती है, क्रमबद्ध ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है। इनके प्रिंसिपल्स भी जो बेस्ड होते हैं वो एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस पे होते हैं। जैसे कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बनाए, तो वो टाइम स्टडी, फटीग स्टडी और स्पीड स्टडी इत्यादि पर आधारित थे। तो जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उन पर ये सिद्धांत बनाए जाते हैं। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, चाहे वो प्रॉफिट अर्निंग संस्था हो चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग संस्था हो, सब जगह मैनेजमेंट के सिद्धांत लागू होते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है। जैसे साइंस में कारण परिणाम संबंध होता है कि आप गेंद को अगर दीवार पर मारेंगे तो वो आपकी तरफ वापस आएगी। उसी तरीके से अगर मैनेजमेंट में भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है। अगर आपका प्रबंध अच्छा है तो आप उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाएंगे, और अगर आपका प्रबंध अच्छा नहीं है तो आप उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। देखिए मैनेजमेंट हैव ऑल द क्वालिटीज ऑफ साइंस एंड ऑल द क्वालिटीज ऑफ आर्ट, सो दैट इज व्हाई वी कैन से मैनेजमेंट इज बोथ। यानी कि मैनेजमेंट साइंस भी है और मैनेजमेंट आर्ट भी है। एक चीज और जान लेते हैं, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट एक पेशा है। तो पेशे की भी कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या, वेल डिफाइंड
बॉडी ऑफ नॉलेज, अगर कोई व्यक्ति पेशा करता है जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का पेशा, डॉक्टर का पेशा, वकील का पेशा, तो उसके लिए एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड एंट्रीज, देखिए इसमें ऐसे प्रवेश नहीं प्राप्त कर सकता, इसके लिए एंट्रेंस टेस्ट वगैरह देना पड़ता है, और जब वो एंट्रेंस टेस्ट पास कर लेते हैं तभी एडमिशन होते हैं। प्रोफेशनल एसोसिएशंस, इनकी एक संघ बने हुए होते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का संघ, लॉयर्स की बार काउंसिल, डॉक्टर्स का संघ इत्यादि। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, देखिए इसकी एक आचार संहिता होती है जिसका पालन करना होता है उनके नियमों का। और सोशल मोटिव, इसका मुख्य उद्देश्य फीस कमाना, यानी कि अपनी फीस तो लेना ही है, पैसे कमाना तो है ही क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, साथ ही साथ इसका उद्देश्य समाज की सेवा करना भी होता है। अब मैनेजमेंट में देखते हैं कि ये जो विशेषताएं कहाँ तक मिलती हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, देखिए मैनेजमेंट की वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। अगर कोई व्यक्ति मैनेजर है, उसने एमबीए किया हुआ है, तो उसको एक प्रॉपर मान्यता प्राप्त संस्था से एमबीए करना होगा। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, उसका जो एंट्री है, एडमिशन होगा, वो भी एंट्रेंस एग्जाम देके होगा। प्रोफेशनल एसोसिएशंस, जो प्रबंधकों की प्रोफेशनल, यानी कि जो प्रबंधकों की पेशेवर जो एसोसिएशंस हैं, संघ हैं, उनकी मेंबरशिप लेनी होगी। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता का पालन करना होगा। और मुख्य उद्देश्य होगा सोशल मोटिव, यानी कि प्रबंधकों का मुख्य उद्देश्य संस्था की, कर्मचारियों की और समाज की भलाई करना। तो मैनेजमेंट में प्रोफेशन की सारी गुण मिलते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है। तो आज हमने प्रबंध के नेचर एंड सिग्निफिकेंस के बारे में हम जाना। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।